जय हिंद दोस्तों। महाकाल स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। हम 10 MCQ 100 फैक्ट वाले एमपीपीएससी प्री की यूनिट 2 के क्वेश्चन देख रहे थे। एमपीपीएससी की प्री की यूनिट 2 में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य दिया है। हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ट्रिक के माध्यम से हम याद कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कल 10 क्वेश्चन देखे थे। 10 क्वेश्चन में हमने लगभग 100 से अधिक फैक्ट कवर किए थे। एक बार हम उन 10 क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का मंडला, जिसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम में शामिल किया, किस जिले में स्थित है? ध्यान रखें, यह मंडला है, मंडला नहीं है। यह पन्ना जिले में स्थित है। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में नरवर का किला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? नरवर, जो कि शिवपुरी में स्थित है। हमने इसे ट्रिक के माध्यम से देखा था। नर कौन है? शिव है। वर भी कौन है? शिव है। तो शिवपुरी में स्थित है। यह विंध्य पर्वत श्रेणी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? यह बालाघाट जिले में निवास करती है। हमने इसे देखा था। घाट पर क्या प्रसाद के रूप में क्या बांटा जाता है? हलवा बांटा जाता है। घाट नर्मदा घाट हो गया और अदर घाट हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, किस शासक को मध्य भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? यशवंतराव होलकर को मध्य भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। गिरजा कुमार माथुर कौन थे? वह एक कवि भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, उपयुक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं की भित्ति अलंकरण किया जाता है, जो क्या कहलाती है? नौडोरा कहलाती है। मध्य प्रदेश में 11 जनजाति विकास अभिकरण का गठन किया गया है। निम्न में से किस जिले में स्थित नहीं है? शिवपुरी, उमरिया, झाबुआ या फिर श्योपुर में। तो हमने देखा था 11 जगह है, 15 जिलों में। इसे हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। SSGG, SSGG मतलब डबल एस होगा सिस्टर सिस्टर, जीजी होगा GGGG। तो एस से हो गया शिवपुरी और दूसरे में जाएगा, हमने मध्य प्रदेश के मैप में देखते तो हम कैसे पढ़ते हैं, भिंड मुरैना शिवपुर। तो ये जो एस है दूसरा वाला, उससे हो जाएगा भिंड मुरैना शिवपुर। हे शिवपुर है लेकिन भिंड मुरैना शिवपुर में जाएगा। फिर दूसरा है गुना। गुना के साथ हम क्या देखते हैं? अशोकनगर। तो गुना अशोकनगर। अब बच्चे क्या? जी से ग्वालियर और दतिया। तो ये पहला हमारा ऊपर के 3 जिले हो गए, 3 अभिकरण हो गए। दूसरा हमने देखा था बदमूस, बदमाश की जगह हमने देखा था बदमूस। बी से बालाघाट, ए से अनूपपुर, डी से डिंडोरी, एम से मंडला, यू से उमरिया, ऐसा से हो जाएगा हमारा शहडोल। अगला हमारा क्वेश्चन था, मालवा में एक और था बचा है, वो है तामिया छिंदवाड़ा। ठीक है। झाबुआ में भील जनजाति निवास करती है। 8वां हमारा क्वेश्चन था, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत की स्थापना के पश्चात वहां की स्थापत्य कला का प्रारंभ किसके निर्माण के बाद से माना जाता है? धार का किला बना था सबसे पहले, उसके बाद में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना का स्थापत्य काल माना जाता है। बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। माखनलाल जी ने प्रभाव और क्रमवीर समाचार पत्रों का संपादन किया था, यह सही है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था, यह भी सही है। इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया था, यह भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथन सभी कथन सत्य है। तो आज हम इस वीडियो में 11 से 20 तक क्वेश्चन देखेंगे तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है और आज का पहला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था? नारद देव मंदिर, वनखंडेश्वर मंदिर, माता रेणुका मंदिर या नीलकंठ मंदिर? इसका आंसर आप बताइए पहले, फिर मैं बताता हूं। इसका आंसर होगा वनखंडेश्वर मंदिर। ये वान नहीं है, वनखंडेश्वर मंदिर है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? पहले तो हम देखेंगे पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो पृथ्वीराज ने किसका? वनखंडेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वनखंडेश्वर जो कि भिंड जिले में स्थित है। वनखंडेश्वर कहाँ पर स्थित है? भिंड जिले में। अब देखिए, खंड और भिंड, इन दोनों को याद कीजिए। वन खंड भिंड। तो वनखंडेश्वर कहाँ? भिंड जिले में स्थित है। पृथ्वीराज ने बनवाया था। या फिर वन में हम क्या तोड़ने गए? भिंडी तोड़ने गए। तो वन में हम भिंडी तोड़ने गए। तो वनखंडेश्वर मंदिर कहाँ पर? भिंड जिले में स्थित है। ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है। इसके अलावा इसमें ऐसी मान्यता है कि एक बार ज्योति, इसमें यह मान्यता कि इसमें जो पहली बार ज्योति जलाई थी वो अभी तक जल रही है, उस समय से आज तक जल रही है। इसके अलावा हम देखते हैं नीलकंठेश्वर या नारद देव मंदिर। नारद देव मंदिर कहाँ है? यह मंदिर है सिंध नदी के किनारे। यह भी भिंड में ही स्थित है। महर्षि नारद ने यहाँ पूजा की थी तथा इसका पुनरुद्धार किया था। नारद मंदिर भी कहाँ? शिव का ही मंदिर है, भिंड जिले में स्थित है, सिंध नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा है माता रेणुका मंदिर। माता रेणुका मंदिर यह माँ का मंदिर है जो कि गोहद तहसील में है, भिंड जिले की गोहद तहसील में है। ठीक है, यह इसके बारे में फेमस चीज है, महर्षि परशुराम का जन्म स्थल है माता रेणुका मंदिर भिंड, और महर्षि परशुराम का जन्म स्थल। और हमारा एक मंदिर बचा नीलकंठेश्वर मंदिर। इसे परमार राजा उदयादित्य ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परमार राजा उदयादित्य ने बनवाया था। उदयादित्य ने बनवाया था। यह भी विदिशा जिले में स्थित है तथा यह भी शिव का मंदिर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा, तो इसका आंसर होगा वनखंडेश्वर मंदिर। वान नहीं है, वनखंडेश्वर मंदिर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12वां। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित सम्मान और उनके क्षेत्र याद कीजिए। शास्त्रीय संगीत, भारतीय कविता, हिंदी पत्रकारिता तथा सुगम संगीत। हमें यह बताना है कि यह किससे संबंधित है। कबीर सम्मान से, निर्मल वर्मा, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। इसके ऑप्शन है 2-1-3-4, 2-1-4-3, 3-1-2-4 या 4-1-2-3। चलिए बताइए किससे संबंधित है, कौन सा? देखिए, जो हम देखते हैं सबसे पहले लता मंगेशकर, जो हमें याद है वो देख लेते हैं। माना हमें शास्त्रीय संगीत का याद नहीं है या फिर कबीर सम्मान याद नहीं, हमें हो सकता है लता मंगेशकर का याद हो। तो लता मंगेशकर का क्या सुगम गीत गाती थी, तो लता मंगेशकर सुगम संगीत। तो हमारा 4-3, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब 4-3 में 2 ऑप्शन है, दूसरा और चौथा, मतलब दोनों में से एक सही होना चाहिए। फिर हम देखेंगे, हमें हिंदी पत्रकारिता नहीं पता है, भारतीय कविता पता है, या शास्त्रीय संगीत पता है। तो हमें मान लो शास्त्रीय संगीत पता है, तो शास्त्रीय संगीत किसका है? शास्त्रीय संगीत हम मान लेते हैं, हमें याद हो ना हो, ये कुमार गंधर्व का है। तो पहले का चौथा इसमें है, तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बाकी बचे दो। ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या था? शास्त्रीय संगीत किसका? कुमार गंधर्व का। भारतीय कविता हो जाएगा कबीर सम्मान का। हिंदी पत्रकारिता निर्मल वर्मा बचे। सुगम संगीत लता मंगेशकर का। तो अब आंसर देखते क्या है। 1 का 3, कविता का कबीर, 2 का 1, पत्रकारिता का निर्मल वर्मा, 3 का 2, 3 1 2 4 हमारा तीसरा आंसर सही होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। जो कबीर सम्मान था, कबीर सम्मान कब से दिया जा रहा है? कबीर सम्मान दिया जा रहा है 1996 से। तो हम ये देख लेते हैं कि 1996 में, या फिर कबीर जब थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी वो 96 के थे। ये हम ट्रिक बनाने के लिए, याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दूसरा है निर्मल वर्मा सम्मान, जो कि हिंदी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। यह 2015 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2015 से। हम निर्मल को थोड़ी देर के लिए हम विमल मान लेते हैं। निर्मल को हम क्या मान लेते हैं? विमल। विमल कितने रुपए का आता है? 15 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है। तो निर्मल वर्मा सम्मान 2015 में स्टार्ट हुआ था, जिसे हम विमल के माध्यम से याद किया था। तीसरा है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के लिए दिया जाता है, यह हमने देख लिया था। यह किस वर्ष से चालू हुआ था? यह हुआ था 1984 से। तो अब हम इसमें ऐसा याद कर लेते, जब लता मंगेशकर की डेथ हुई उनकी एज क्या थी? 84 थी। और अब आखिरी हमारा बचा कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का जन्म हुआ, कुमार गंधर्व पुरस्कार था 1992 से। कुमार गंधर्व, गंध आती है तो हम क्या 9 2 11 हो जाते हैं। कहीं से भी हमें गंध आ रही है तो हम वहां से क्या हो जाएंगे? 9 2 11 हो जाएंगे। तो 9 2 से हो जाएगा हमारा 92। तो इस प्रकार हमने देखा, इसका आंसर हमने देखा थर्ड था। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में भिलाला समुदाय के किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने बड़वानी रियासत में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि एक तो 1857 का विद्रोह था, उसमें कौन सा? भिलाला समुदाय था। स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, क्योंकि क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि छिलकों का संबंध क्या थे, किस समुदाय से था, या किस जनजाति के थे, किस रियासत के थे, ऐसा हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है। ऐसा ही पिछली बार बादल भोई का आया था कि बादल भोई से संबंधित कथन बताइए क्या थे। ये एक स्वतंत्र सेनानी थे, गीतकार थे, या कुछ और थे। ऐसे 4 ऑप्शन आए थे, एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो क्या था? 1857 के विद्रोह में भिलाला समुदाय की किस स्वतंत्र संग्राम सेनानी ने बड़वानी रियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया था? छिलकू सिंह, बादल भोई, जुझार सिंह, या सीताराम कंवर? बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। इसका आंसर होगा सीताराम कंवर। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में भिलाला समुदाय के स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने बड़वानी रियासत से विद्रोह किया था वे थे सीताराम कंवर। उसके साथ इनके साथ जो सहयोगी थे, इनकी इनका साथ किसने दिया था? रघुनाथ मंडलोई ने इनका साथ दिया था। सीताराम कंवर को पकड़ने के लिए 500 रुपए की इनाम राशि रखी गई थी। 6 अक्टूबर को 1858 को जो रिसालदार फरजंद अली थे, फरजंद अली के नेतृत्व में मेजर कीटिंग ने मंडलेश्वर से अकबरपुर सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह
मंडलोई को पकड़ने के लिए भेजा था। तो जब ये पकड़ा गया सीताराम कंवर, तो सीताराम कंवर को मृत्यु देने के बाद इनके 78 साथियों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीताराम कंवर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इमरत भोई उर्पाती इमरत भोई उर्पाती किस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? कौन सा स्वतंत्रता का संग्राम था जिसमें इमरत भोई उर्पाती ने भाग लिया था? बुंदेला विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ये चरण पादुका नरसंहार। बताइए। इमरत भोई का जन्म हम देख लेते हैं। 4 जून को हुआ 1835 में। ये तामिया में निवास करते थे। तामिया में कौन सी जनजाति रहती है? अभी थोड़ी ऊपर बताया था। तामिया छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा में पातालकोट है। पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। इन्होंने छिंदवाड़ा के आगमन की क्रांति निष्ठा को दिशा दी थी। तीर कमान जैसे परंपरागत शस्त्रों से लैस 80 आदिवासी युवकों के साथ जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे को इन्होंने शरण दी थी अंग्रेजों के विरुद्ध और इनको सुरक्षित स्थान पर भेजा था 80 सैनिकों के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व सूअर के विवाह से संबंधित है? जो गोंड जनजाति एक त्योहार बनाती है जिसमें सूअर का विवाह का प्रतीक माना जाता है, वो किससे संबंधित है? अखा तीज से संबंधित है, लारूका से संबंधित है, सुवारा से संबंधित है, ये संजय गीत से संबंधित है। देखो हम दूसरी डिटेल देख लेते जब तक आप मुझे आंसर बताइए। जो अखा तीज है, अखा तीज जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं, यह वैशाख मास में मनाई जाती है। ठीक है। संजा बुंदेलखंड का गीत है जिसे कुंवारी लड़कियां बनाई जाती है। बुंदेलखंड और मालवा का भी गीत बोल सकते हैं, जिसे अविवाहित लड़कियां कुंवारी लड़कियां गाई जाती है, बनाती है 15 दिनों तक। फिर अगला है सुवारा पर्व। यहाँ सुअर दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सुवारा पर्व आंसर हो जाएगा। सुवारा पर्व यह बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला जाता है तथा मालवा में घड़ियालिया पर्व के नाम से जाना जाता है। यह पर्व कहा मेनली बुंदेलखंड में सुवारा नाम से प्रसिद्ध है तथा मालवा में किस नाम से प्रसिद्ध है? यह मालवा में यह घड़ियालिया पर्व की तरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लारूकाज। लारूकाज ऐसा लारूकाज गोंडों के नारायण देव, कौन से देव? नारायण देव का प्रतीक है। यह पर्व सूअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। आजकल पर्व धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हम इसकी जानकारी देखते हैं। इसके उत्सव में सूअर की बलि दी जाती है। परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इस तरह का आयोजन एक निश्चित अवधि के बाद करना आवश्यक होता है। लगभग 9 वर्ष के समथिंग, ध्यान नहीं आ रहा, पर 9 वर्ष के समथिंग इसकी बलि दी जाती है। 9 वर्ष में एक बार यह होता है। मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन हमारा 16वां। मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्राप्त बुद्ध गुप्त स्तंभ में किस सम्राट का उल्लेख मिलता है? अब सागर जिले में एक बुद्ध गुप्त स्तंभ है, उसे किस सम्राट का उल्लेख मिलता है? भानुगुप्त का, स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का या कुमारगुप्त का? बताइए। देखो मध्य प्रदेश में जो सागर जिला है, जिसे एरण भी कहते हैं, एरण सती प्रथा के लिए प्रसिद्ध है, में बुद्ध गुप्त स्तंभ से किसका उल्लेख मिलता है? भानुगुप्त का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त कौन थे?
भानुगुप्त गोपराज नामक किसी अधीनस्थ के साथ उक्त स्थान पर एक भयंकर युद्ध में लड़ा गया था। इस युद्ध में गोपराज की मृत्यु हुई तथा उसकी स्त्री ने पति की चिता पर सती हो गई थी। तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि एरन जो अभिलेख है या बुद्धगुप्त स्तंभ अभिलेख है, इसमें हमें सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है जो कि भानुगुप्त की है। सती किसकी पत्नी थी? गोपराज की पत्नी थी। ठीक है, 510 में यह युद्ध हुआ था। ऐसा लेख वराह की वृत्ताकार मूर्ति पर उत्कीर्ण है। उक्त मूर्ति एवं उक्त मंदिर दोनों ही एरन में आज भी स्थित है। वहां पर उस काल के तीनों अभिलेख भी हम देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16वां का भानुगुप्त। 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग, यह दंती दुर्ग है, दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भधान कहाँ किया था? विदिशा में किया था, मानीखेट में किया था, उज्जैन में किया था या त्रिपुरी में किया था? बताइए। देखो, संजान ताम्रपत्र, जो संजान ताम्रपत्र है, क्या पत्र है? संजान ताम्रपत्र। संजान ताम्रपत्र से हमें यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट जो शासक थे कौन? दंती दुर्ग, इन्होंने अपना जो हिरण्य गर्भधान कहाँ किया था? उज्जैन में किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट की दूसरी शाखा मानीखेट में भी राज्य करती थी। हमने यह जब मेन से पढ़ा था, वंश देखे थे, तो हमने देखा था यह मान्यकुट में निवास करती थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? दंती दुर्ग था। ठीक है, समनगढ़ तथा एलोरा के अभिलेखों में वर्णन है कि उसने महानदी तथा रेवा तक के तटों पर कई युद्ध किए एवं कांची, कलिंग, कौशल, मालोलाट पर विजय प्राप्त की। एक अन्य अभिलेख में यह भी पता चलता है कि उसने उज्जैनी पर आक्रमण कर वहां के गुर्जर शासक को पराजित किया था। ठीक है, इस वर्णन से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश का बड़ा भाग उसके साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भधान कहाँ करवाया था? उज्जैन में करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां, 10वीं शताब्दी का कलचुरी कालीन नोहटा का शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? मुरैना में, कटनी में, नीमच में या दमोह में? बताइए आंसर। अब नोहटा कहाँ स्थित है, पहले तो ये देख लेते हैं हम। नोहटा दमोह जिले में स्थित है। तो जो शिव मंदिर है, नोहटा का शिव मंदिर, वो भी दमोह में ही होगा। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अब जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, दम है तो उसे हटा के बता, तुम्हारे अंदर दम है तो उसे हटा के बता, तो दम से हो जाएगा दमोह और हटा से हो जाएगा नोहटा। ठीक है, तो दमोह हो जाएगा, नोहटा का शिव मंदिर स्थित है। अब हम इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो देखो, यह 9 है, तो 9 के बाद आता है 10, तो ये 10वीं शताब्दी की बात है। इस मतलब नोहटा मंदिर का निर्माण हुआ था। किसने करवाया था? यह मूर्ति में सौंदर्य बोध एवं पौराणिक कथाओं में इसका जो निर्माण है 950 से 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस मंदिर का निर्माण जो कलचुरी राजा थे, कौन थे? कलचुरी राजा युवराज देव, कलचुरी राजा युवराज देव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है तथा इसमें पंचरथ, गर्भगृह, अंतराल मंडप तथा मुख मंडप आदि भाग है। युवराज देव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। युवराज देव ने और क्या क्या बनवाया था? 64 योगिनी मंदिर बनवाया था, गोलकी मठ मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नोहटा का शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ? दमोह में। हम किसी को क्या बोलते हैं? दम है तो इसे हटा के बता, तो दम से हो जाएगा दमोह, हटा से हो जाएगा हटा, या फिर मोह
हमारे अंदर कुछ भी मोह हो तो उसे हमें हटा देना चाहिए। तो मोह से हटा देना, मोह को हटा देना चाहिए, या मोह नहीं रखना चाहिए तो नो हटा, नहीं हटाना तो नो हटा, तो दमोह से हो जाएगा नो हटा। 19वां हमारा क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गौड़ जनजाति की पारंपरिक चित्रकला है जिसमें विवाह और त्योहारों के समय घरों की दीवारों और फर्श पर ज्यामिति पैटर्न चित्रित किए जाते हैं? डिगना कला, खरात कला, छिपा कला या मंडाना कला? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिगना कला। हमने कल देखा था अधिकतर 70% जिसमें ड आ रहा है वो गौड़ जनजाति से संबंधित है, 30% इसके अपवाद है। अगर हमें याद ना आ रहा तो हम तुक्का मारने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो यह कहा डिगना कला से संबंधित है। अब देखो डिगना कला क्या है, जो गौड़ जनजाति में होती है, यह शादी विवाह के अवसर पर होती है। उत्सव में घरों की दीवारों एवं फर्शों पर कैसे ज्यामिति पैटर्न में आकृतियां निर्मित की जाती है, चित्रित किए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मंडला, बालाघाट क्षेत्रों में प्रचलित है। प्रसिद्ध डिगना कलाकार के रूप में हम देखें तो दुर्गाबाई व्योम हो गई हमारी, जिन्हें 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। दूसरी है खरात कला। खरात कला के रूप में हम देखें तो यह उदयपुर की कला है। ठीक है। लकड़ी से बनाई जाती है, आकारों में बारीक गोल किनारियों के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। छिपा कला देखते हैं, यह भी रंगाई और छपाई की कला है। छिपा कला रंग चढ़ा, इसमें क्या होता है, वस्त्रों के ऊपर निश्चित पैटर्न या डिजाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की कला को छिपा शिल्प कहते हैं। ठीक है। फिर मांडना, राजस्थान, मालवा, निमाड़ क्षेत्र में लोक कला ऐसे विशेष अवसरों पर महिलाएं मांडती है। मांडना है, मंडाना नहीं है, मांडना। ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा डिगना कला। आज का लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता कहाँ से आई है? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से या फिर गुजरात से? बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता आई है, इसकी हमें जानकारी देखने को मिलती है। यह कायथा, ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन से हो गए? कायथा हो गया, आवरा हो गया, एरन हो गया, आजाद नगर हो गया आदि ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और इसका हम और सन देख लेते हैं। जो कायथा है 2015 ईसा पूर्व से 1380 ईसा पूर्व का है। एरन जो है, एरन कहाँ, सागर में स्थित है, अभी हमने देखा था, जो 2000 से 700 ईसा पूर्व तक स्थित है। विशनगर जो कि विदिशा का पुराना नाम है, यह 1100 से 900 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। तथा नावदा टोली भी एक स्थल है जिसकी स्थापना जिसकी खोज 1660 से 1440 के बीच हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देखने, इन उत्खननों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के मंदसौर, शाजापुर, इंदौर, पश्चिम निमाड़, धार, उज्जैन, जबलपुर, देवास तथा आदि जिलों में 30 ऐसे स्थल है जो ताम्रपाषाण कालीन युगीन के अवशेष मिले हैं। कितने स्थल से? 30 स्थल से, जिसमें हमने देखा निमाड़, धार, झाबुआ, देवास, जबलपुर में। विक्रम विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीएस वाकणकर ने चंबल, शिवना, रातम, काली सिंध, पार्वती आदि नदियों के आसपास कई क्षेत्र में 52 स्थलों की खोज की थी। अब मुझे कमेंट में बताइए, जो उज्जैन की विक्रम विश्वविद्यालय, उसका आज नाम चेंज हो गया है, तो उसका नया नाम क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। तो इस प्रकार हमने अगले 10 क्वेश्चन देखे 11 से 20 तक और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा ताकि आगे से अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।